और बताओ आप सब कैसे हो? पढ़ाई आप सबकी बढ़िया चल रही है? चल रही है। आज हमारी जो क्लास है वो 12th के लिए है और लिटरेचर की क्लास है। जैसे कि हमें सबको पता भी है, गवर्नमेंट ने 30% कोर्स कम कर दिया हाई स्कूल में और 12th में। कुछ चैप्टर कम कर दिए गए हैं, तो तीसरा चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ वो नहीं पढ़ाना। तो आज मैं आपको जो चौथा चैप्टर है द होम कमिंग, उसकी समरी बताऊंगा। राइटर है आर.एन. टैगोर। इस जो स्टोरी है उसमें राइटर ने हमें बताया 14 वर्ष के बच्चे के बारे में बताया। जो 14 वर्ष का बच्चा होता है उसकी स्थिति इतनी नाजुक होती है, जैसे कि लोग कहते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया, ना तो वो देखने में अच्छा होता है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये चैप्टर कह रहा है, और आवाज में उसकी में भारीपन होता है, व्यवहार सबके प्रति उसका रूखा होता है। अगर वो बच्चों की तरह बोलता है तो उसे कहते हैं कि ये बच्चा बन रहा है, यानी हर एक कंडीशन में उसका हर समय पतन होता है। बाहर का कोई भी उसको नहीं समझ सकता, केवल पेरेंट्स ही होते जो उसको समझ सकते हैं। और 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए उसका घर ही उसका स्वर्ग होता है, जो इस कहानी में हमें पता लगा। अब इसमें कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर है एक 14 वर्ष का लड़का है, फटिक चक्रवर्ती। गांव के जो बच्चे हैं, शरारती बच्चे, उनका वो सरगना है, मुखिया है। समझ लीजिए कि बच्चे उसके कहने से ही चलते हैं। उसकी शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गांव के लोग उनसे परेशान हैं। खुद फटिक की माँ उससे बहुत परेशान है। फटिक के पिता का स्वर्गवास हो चुका है काफ़ी लंबे समय पहले। 2 भाई हैं, फटिक और माखन। फटिक इतना शरारती है कि माँ का कहना भी नहीं मानता है, और जब माँ उसको रोकती है तो माँ उसको बहुत बुरी लगती है। वो अपनी माँ से बिल्कुल, ये समझ लो, इतना मन उसका खट्टा हो चुका है कि वो माँ से दूर भागना चाहता है, क्योंकि जो उसकी शरारतें बढ़ती गई हैं तो उससे माँ भी परेशान है। अब इसमें बताया गया है कि जो गांव के बच्चे हैं फटिक का कहना मानते हैं, जैसा फटिक कह देता है ऐसे ही चलता रहता है। तो चैप्टर की जो समरी स्टार्टिंग है उसमें क्या है, एक नदी का किनारा है, वहाँ पर एक लट्ठा पड़ा हुआ है लकड़ी का। तो उसमें उस लकड़ी के लट्ठे से एक बोट बननी है, नाव। जो उसका ओनर है, जो मालिक है लट्ठे का, लेकिन बच्चों को क्या सूझी है, मजाक, कि भाई इस लट्ठे को रुड़का करके नदी में डाल दिया जाए, तो उनकी तो मजाक हो जाएगी। अरे उनकी बला से कोई परेशान हो या कुछ हो। अब ऐसी सबने प्लान बना लिया, लेकिन माखन जो था छोटा भाई, वो सुन रहा है सारी बातें, वो कुछ अलग टाइप का, तो उसे ये बात खराब लगी। तो उसने क्या किया, सुबह के टाइम जैसे कि लड़कों की प्लानिंग थी, वो जा करके उस लट्ठे पर बैठ गया। अब जो फटिक के दोस्त हैं वो कुछ कह भी नहीं पा रहे, ना उसको उठा पा रहे। अब वो जब काफी देर हो गई तो उससे कह रहे हट जाओ, लेकिन माखन कोई ध्यान नहीं देता। तो लास्ट में आकर के फटिक को इतना गुस्सा आता है, वो कह देता अपने दोस्तों से कि इस लट्ठे को लुढ़का दो, अगर माखन के चोट लगती है तो लगने दो। अब उन्होंने लुढ़काना शुरू कर दिया, और जो माखन था वो लट्ठे से नीचे गिर गया, जिससे थोड़ी बहुत उसके चोट आ गई। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उन्होंने उस लट्ठे को लुढ़का करके नदी में डाल दिया। अब उधर माखन घायल हो गया थोड़ा बहुत, आपस में भाई भाइयों का झगड़ा हुआ, और गुस्सा होता हुआ घर पहुंच गया, ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा माँ से। उधर क्या होता है, नाव से कोई एक आदमी उतरता है, सुनहरे बाल हैं उसके, और वो आकर के उन बच्चों से कुछ पूछता है।
वो पूछता है किसी के घर का एड्रेस, लेकिन फटिक इतना मस्त होता है अपनी शरारतों में कि उसको सही जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो आदमी भी वहाँ से चला गया और फटिक भी थोड़ी बहुत देर के बाद घर पहुँचता है तो देखता है कि माँ नाराज है, गुस्से में है, क्योंकि माखन ने सारी बात बता दी। अब वो अपनी सफाई देता है, लेकिन तभी उसका ध्यान गया उस लंबे सुनहरे बालों वाले इंसान पर जो उसे नदी के किनारे मिला था कि ये कौन है भाई। माँ ने बताया कि वो उसका मामा था विशंबर। अब जब फटिक ने ये बात सुनी तो फटिक को मिला नहीं, क्योंकि उसे ध्यान था कि इस आदमी ने तो उससे कुछ एड्रेस पूछा था और उसने उसको कुछ नहीं बताया था। अब विशंबर समझ गया कि अभी लड़का शैतान है। काफी लंबे समय के बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया था और उसे पता था कि बहन को 2 बच्चों को पालना है, विधवा बहन है और लड़का शरारती है, तो कैसे काम चलेगा। अब उधर जब देख लिया विशंबर ने कि लड़की की शरारतें बढ़ गई हैं, बहुत बुरी हालत है, तो उसने कहा कि चल तुझे मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। अब जैसे ही फटिक के कानों में ये बात पड़ी तो उससे बस ये हो गया कि मामा कब चल रहे हो, कब चलोगे, मुझे भी यहाँ से छुटकारा पाना। ऐसे करके मामा के साथ हर समय वो करने लगा। मामा ने 1 या 2 दिन का दे दिया कि चलेंगे। फटिक इतना खुश हो रहा था कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं, माँ की जो गालियों से पिटाई से मैं बच जाऊँगा और माँ से मुझे छुटकारा मिल जाए। खैर ठीक है, उधर चल दिया और मामा उसे फटिक को अपने साथ कोलकाता ले आए। उधर मामी थी, 2 बच्चे थे उनके भी, तो मामी को सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी पहले से ही परिवार में काफ़ी खर्चे हैं और एक और बढ़ गया, पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी मामा ने समझा करके कैसे ही बता दिया कि भी पढ़ाई करनी है इसको, उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आए दिन क्या होता था, जब फटिक स्कूल जाने लगा तो उसे वो चीज़ याद आने लगी। जैसे गांव में नदी के किनारे घूमता था, जंगलों में बच्चों के साथ रहता था, गांव के लड़के सब उसकी बात को मानते थे, शरारतें होती रहती थी, पूरा दिन उसका खेल में ही गुजरता था। लेकिन शहर में आकर के क्या देखा, केवल कुछ नहीं नजर आ रहा है, ना हरियाली दिखाई दे रही है गांव की, ना कुछ, सब अपने घरों में है, कोई किसी से कोई वास्ता नहीं। उधर क्लास में जब वो पढ़ने के लिए जाता है तो काम समय पर नहीं कर पाता, पढ़ाई उसकी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई अच्छी की नहीं, पिटाई भी होती है, डांट भी लगती है और वो सब होता है तो 2 बार उसकी किताबें भी चोरी हो गई है। अब ये सूचना उसने आकर के मामी को दी तो मामी नाराज हुई, गुस्सा हुई और बोली कि बार बार किताब खो देते तो कहाँ से इतने पैसे आएंगे तुम्हारी किताब के लिए। उधर उसको वो अपना जो शरारत करने वाला वक्त वो याद आ रहा था। अब वो कुछ मायूस सा रहने लगा, डांट स्कूल में भी लगती, घर पर भी लगती। वो याद कर रहा अपना गांव, अपने साथी। एक दिन क्या होता है, फटिक कुछ परेशान सा हो जाता है और मामा से कहता है कि मुझे घर छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। मामा ने कह दिया कि जब छुट्टियाँ पड़ेगी जब तुम्हें गाँव लेकर चलूँगा साथ, अब इतने तुम पढ़ाई करो। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का बांध फटिक का टूट चुका था। उसने क्या किया, एक दिन बारिश का मौसम था, चारों तरफ घटा हो रही थी, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही थी और वो बिना बताए घर से निकल गया। तबीयत उसकी खराब थी। उधर जब विशंबर मामा उसके घर पर आए तो देखा फटिक गायब था। अब उन्होंने इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला तो उन्होंने उसके नाम की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस भी चलती ढूंढने के लिए, तो जैसे तैसे करके फटिक उनके हाथ लगा। फटिक का चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था, बुखार से पीड़ित था वो और घर आना नहीं चाहता था। फिर भी पुलिस वाले और विशंबर खींच करके उसे घर ले गए। मामा ने उसको डांटा कि भी तुम बिना बताए कहाँ जा रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया। उधर मामी बार बार बुरा भला कह रही थी उसको
लेकिन दिसंबर में उसको दवाई दी और उसके पास ही रही। तो बार बार फटिक बेहोशी की हालत में माँ माँ पुकार रहा था कि मुझे माँ के पास जाना है, मेरी माँ को बुला लो। और ऐसा कहते कहते थोड़ी देर बाद वो वहाँ सो गया। अब विशंबर भी बड़े आश्चर्य में थे, उसकी कंडीशन देखी नहीं जा रही थी उनसे, और उसका पूरा ध्यान रखा। अब कुछ घंटों के बाद जैसे ही फटिक को होश आता है, क्योंकि उसको बुखार बहुत तेज था, अब वो बोल रहा है कि मुझे माँ के पास जाना है, मेरी माँ को बुला दो। तब उसका ध्यान गया तो उसने देखा कि माँ सामने खड़ी है, और माँ को देख करके उसने शोर मचा दिया और माँ भी रोई। दोनों माँ बेटा आपस में गले लगे और रोने लगे। और वो बार बार कह रहा है कि माँ आपसे मैं शरारतें नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं अपने घर आऊँगा। माँ ने भी जवाब दे दिया, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, यहाँ अपने साथ लेकर के अपने घर ही चलूँगी। तो देखिए जो कंडीशन बच्चे की इतनी खराब थी, माँ को देखते ही उसका सारा दुख दूर हो गया। ऐसी होती है माँ। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया कि आप कहीं भी रह लो, कहीं भी चले जाओ, एक 14 वर्ष के बच्चे को केवल उसके माँ बाप ही संभाल सकते हैं, और उसका घर उसके लिए स्वर्ग होता है, क्योंकि माँ बाप उसकी हर चीज को नजरअंदाज करके उसको सही रास्ता दिखाते हैं। इस चैप्टर की समरी मैं समझती हूँ आप सबके समझ में आ गई होंगी।